अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज अमेरिका के हवाले से बहुत अहम ऐलान ये हुआ है कि वो कह रहा है कि हम यमन को ब्लैक लिस्ट से निकालने वाले हैं। जो हौसी बागी हैं उनके ऊपर लगी सैंक्शंस हम उठाने वाले हैं। और ये खबर दुनिया के जितने बड़े अखबारात हैं, चाहे वो यूरोप के हों, अमेरिका के हों, सऊदी ममालिक के हों, वहां पे ये बहुत बड़ी हेडलाइन जो है सामने आई है कि अमेरिका यमन पे लगी सैंक्शंस और यमन को जो उन्होंने ब्लैकलिस्ट किया हुआ था कि उनके साथ कोई ट्रेड नहीं होगी, उनको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, वो अमेरिका बाइडेन हुकूमत उठाने वाली है। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे वजूहात क्या थी कि ये ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया यमन को? मैं पहले आपको वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं और देन आई विल कम गेट बैक टू दिस पॉइंट कि ये जो बाइडेन ने एक नई चाल चली है, इसका सामने क्या दिख रहा है और इसके पुष्ट पे है क्या, कहानी असल हो क्या सकती है। सो लेट्स गेट बैक टू यमन फर्स्ट। यमन बुनियादी तौर पे सऊदी अरब के जनूब में वाक़ है। यमन के यानी कि शुमाल में सऊदी अरब है और यमन के जो जनूब साइड बनती है वहां पे समंदर है। और यमन के अगर आप मगरिब में देखें तो आपको बहीरा अहमर नजर आता है। यमन के अंदर तकरीबन 65% सुन्नी मुस्लिम आबाद हैं और लगभग 35% शिया मुस्लिम्स आबाद हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सऊदी अरब और यमन का बॉर्डर है जो लगभग 1300 किलोमीटर का है, उस बॉर्डर के करीब जो है वो शिया आबादी ज्यादा है। अब होता यह है कि एक जमाना आता है जिसमें सऊदी अरब अपनी खास आइडियोलॉजी को फंड करने लगता है और उस आइडियोलॉजी को फंड करते हुए 70 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर देता है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं कि लगभग, ये CIA की रिपोर्ट्स हैं कि लगभग 70 बिलियन यानी 70 अरब यूएस डॉलर जो है वो सऊदी अरब ने वहाबिज्म की प्रोपगेशन और प्रमोशन के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लगाए। ना तो क्वेश्चन इज कि ये पैसा कैसे लगाया गया। ये पैसा लगाने का सादा अंदाज ये था कि मुख्तलिफ ममालिक में मुदरसे जो हैं वो खोले गए, उन मुदरसों को फाइनेंशियली फंड किया गया और उन मुदरसों पे जो लोग पढ़ाने वाले थे, जो सिखाने वाले थे, वो एक सर्टेन आइडियोलॉजी जो थे उसको प्रोपेगेट कर रहे थे। यही मामला पाकिस्तान के अंदर भी हुआ और दुनिया के कई ममालिक में भी हुआ। अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका और USSR एक दूसरे के आमने सामने थे तो अमेरिका ने सऊदी अरब के जरिए अफगानिस्तान में मुदरसे और पाकिस्तान में जो मुदरसों के तालिब इल्म थे उनको यकजा करके कोविड वॉर का अमेरिका हिस्सा बना, यानी एट द बैक इट वॉज अमेरिका। लेकिन फंड कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, इसके ऊपर भी मैं आपको हिस्टोरिकली चीजें बता चुका हूं कि इस वक्त जो आले सऊद है, जो हुकूमत है सऊदी अरब की, उनका बैकग्राउंड क्या है। यू कैन वॉच इट योरसेल्फ। अच्छा, तो अमेरिका पुष्टपनाही कर रहा था, कैसे फंड कर रहा था और मुदरसे खोले जा रहे थे। एक खास स्कूल ऑफ थॉट जो है वो प्रोवोक किया जा रहा था और उस स्कूल ऑफ थॉट में जो बहुत अहम और गौर तलब नुक्ता था वो था शिद्दत पसंदी, यानी इस्लाम का फैब्रिक ही बदलने की कोशिश की गई और फैब्रिक को इस तरह इस्लाम का बदलने की कोशिश की गई कि इस्लाम जो कि इस दीन ही सलामती का है, अमन का है, मोहब्बत का है, भाईचारे का है, अखुवत का है, उसके अंदर इन तमाम खूबियों को पीछे रखा गया और कत्लो गारत, जोर जबरदस्ती जो है उसको डाला गया, एक खास आइडियोलॉजी को डाला गया। वो आइडियोलॉजी डाली गई, उसके जरिए लोग तैयार किए गए, अफगानिस्तान में जंग लड़वाई गई, USSR को नुकसान पहुंचाया गया और ये काम सऊदी अरब ने दुनिया में फैलाने की कोशिश की। मुदरसे, फंडिंग। अब आपको याद होगा कि अलकायदा के बाद जब 9/11 हुआ उसके बाद बहुत से फाइनेंशियल चेंजेस आना शुरू हुई, सैंक्शंस लगनी शुरू हुई, FATF की बात हुई और बहुत से मदारिस को कंट्रोल करने की बात की गई। अगर आप पैगाम पाकिस्तान जो है उसे भी पढ़ें तो उसमें जो नकात हैं उनमें चंद नुक्ते ऐसे हैं जिसमें यह कहा गया है कि किसी फर्द को या किसी एक जमात को रियासत के फैसले करने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब है कि मुदरसों के अंदर वो चीजें सिखाई गई, आपको लाल मस्जिद इस्लामाबाद का वाकया शायद सामने आ गया हो, वो चीजें सिखाई गई जिससे वो रियासत को चैलेंज करने लग गए। खैर, ये मामला जो है सऊदी अरब की फंडिंग से होता रहा। अब ये मामला जब यमन के अंदर गया, यानी मुदरसे खोले गए और सर्टेन आइडियोलॉजी जो है वो सिखाने की कोशिश की गई, तो यमन के अंदर एक ग्रुप जो है जिन्हें हम प्राइमरीली ये कहते हैं कि वो फिका जाफरिया का ग्रुप है और जिन्हें हौसी
باغی کہتے ہیں. ڈیفینیٹلی باغی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ یمن کا جو پرسپیکٹو سعودی عرب کا ہے کہ وہاں کس قسم کی آئیڈیالوجی چلنی چاہیے اس کے خلاف ہیں. سو حوثی باغی جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں, یمن کے معاملات, یمن کا کلچر, یمن کا انداز, یمن کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ یمن ڈیسائیڈ کرے گا, باہر سے فنڈنگ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے خلاف جماعتیں کھڑی ہو گئیں اور حوثی باغی جو تقریباً لگ بھگ 70 لاکھ افراد بنتے ہیں یمن کے اندر. یمن کی آبادی لگ بھگ کوئی 2 کروڑ کی ہے, اس میں سے 70 لاکھ جو ہیں وہ شیعہ ہیں اور حوثی باغی جو ہیں حوثیوں کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ یمن کے اندر جب حوثی باغی کھڑے ہو گئے کے ایس اے کی آئیڈیالوجی کے خلاف, تو کے ایس اے کو کیا نقصان تھا؟ کے ایس اے کو یہ نقصان نہیں تھا کہ ان کی جو نظریاتی اساس ہے ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. انہیں یہ ڈر تھا اور ڈر ہے کہ اگر ہماری آئیڈیالوجی اور ہمارا کنٹرول یمن سے جائے گا تو یمن جو ہے وہ کل سعودی عرب کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اسے کنٹرول کر سکتا ہے. کیونکہ جو 1300 کلومیٹر کا بارڈر ہے اس میں یمن کی سائڈ پہ بھی شیعہ افراد رہتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی وہ جو بارڈر کی سائڈ ہے وہاں فقہ جعفریہ کے زیادہ افراد ہیں. ایک تو یہ کنٹرول کا معاملہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یمن کے ایک سائڈ پہ بحیرہ احمر ہے. Now here we need to understand کہ سوئس کنال اور بحیرہ احمر ایک بہت امپورٹنٹ سمندری راستہ ہے جہاں سے ٹریڈنگ ہوتی ہے. سعودی عرب اس راؤٹ کو یوز کرتا ہے اور آپ کے ساؤتھ ایشیا کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے. بحیرہ احمر کے ایک طرف جو ہے وہ یمن ہے اور دوسری طرف افریقہ جو ہے اس میں بجوٹی کا مقام ہے. Now here is the interesting thing. بجوٹی جو ہے وہاں پہ چائنیز نے اپنا پہلا انٹرنیشنل ملٹری کیمپ بنا دیا ہے. ادھر یمن جو ہے اور بجوٹی کے درمیان سمندر بہت تھوڑا رہ جاتا ہے. سو ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم کے ایسے کو یہ ڈر ہے کہ اگر یمن کہ جو حوثی باغی ہیں اور بجوٹی یعنی چائنیز کے درمیان کوئی کولیبوریشن ہو گئی تو یہ رستہ بند کر سکتے ہیں, اور اگر رستہ بند کر دیا تو ان کی ٹریڈنگ کو مسئلہ ہو جائے گا. اسی لیے آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ریجنل برج کی بات ہو رہی ہے جو اسرائیل سے شروع ہوگا, سعودی عرب عرب لیگ سے گزرے گا اور افریقہ جائے گا. وہ برج بنانے کی بات اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ یہ جو بجوٹی اور یمن کے درمیان بحیرہ احمر کا حصہ جسے گیٹ آف ٹیر بھی کہتے ہیں وہ کنٹرول اگر کر لے کل چائنا یا یمن کے حوثی باغی تو کیسے کو مسئلہ نہ ہو. لیکن ابھی یہ برج بننے میں ٹائم لگنا ہے, تو تب تک کیا کیا جائے, ان کو دبایا جائے. اچھا, یہ معاملہ جو ہے 90 میں چلا, 2000 آن ورڈ چلتا رہا اور آخر کار یمن کے اندر جو حکومت کنٹرول کر رہی تھی وہ تھی پرو کے ایس اے, پرو سعودی. تو جب حوثیوں نے وہ پرو سعودی گورنمنٹ کا تختہ الٹایا تو سعودی عرب مزید پریشان ہو گئی, اور اسی لیے مارچ 2015 میں سعودی عرب نے اپنے عرب ممالک کے ساتھ اور امریکی اتحادیوں کے ساتھ مل کے یمن پر حملہ کر دیا. اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم لڑیں گے سعودی عرب کے ساتھ مل کے, لیکن پاک آرمی نے اور اوور اسٹریٹجک جو لوگ تھے, اور اس میں خواجہ آصف کا بڑا اہم کردار ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ وی ہیو ٹو اسٹے نیوٹرل. نواز شریف کا بس چلتا تو وہ پاکستان کی آرمی کو جھونک دیتے کہ ٹھیک ہے لڑو جا کے اور تضاد کا حصہ بنتے, لیکن پاکستانی ریاست نے بہت انٹیلیجنٹلی کہا کہ وی ول اسٹے نیوٹرل. سعودی عرب نے کیا کیا کہ یمن کے اوپر جنگ کر دی اور امریکہ کی حمایت سے جنگ کر دی, اور ادھر امریکہ نے بلیک لسٹ کر دیا یمن کو. اور جب امریکہ نے یمن کو بلیک لسٹ کیا, یہ 2015 سے آنورڈ کی بات ہے, تو یو این جو ہے یونائٹڈ نیشن نے بھی اعتراض کیا کہ مر جائیں گے یمن کے لوگ, ان کو اگر ہم ان کے ساتھ, کیونکہ ان کی ارننگ کا ریسورس کوئی نہیں ہے تو ان کی ٹریڈنگ رک جائے گی, ان کا امپورٹ ایکسپورٹ رک جائے گی, تو وہ تو تباہ ہو جائیں گے, قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے. اور ایسا ہوا. 2015 سے لے کے 2020 تک یمن میں لگ بھگ 2 لاکھ افراد جنگ کی وجہ سے مرے کیونکہ سعودی عرب اور ان کے اتحادیوں نے ایریل سٹرائکس کی, اور لگ بھگ کوئی 70,000 لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے یمن میں مر گئے. انسانیت کا جھنڈا اٹھائے پھرنے والا امریکہ جو تھا اس کی پشت پناہی کر رہا تھا, اور مسلمانوں کا بظاہر ریپریزنٹیٹو بننے والا آل سعود کا خاندان جو تھا وہ اس میں یمن کے لوگوں کو مارنے پہ لگا ہوا تھا. یس, کچھ تجزیہ کار یہ کہتے ہیں اور اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ یمن کے حوثی باغیوں کو سپورٹ کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں, اور اس میں ایران ہے کیونکہ نظریاتی طور پہ وہ ملتے ہیں, اور رشیا ہے کیونکہ رشیا اور چائنا کی الائنس بہت زیادہ ہے. رشیا یمن کو سپورٹ کرے گا, حوثی باغیوں کو سپورٹ کرے گا, کے ایس اے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف جائے گا. تو چائنیز بجوٹی اور یہ یمن کا جو علاقہ ہے, when they connect they can stop the trading route for Israelis, Americans and many
अरब कंट्रीज। तो रशिया जो है वो भी सपोर्ट करता होगा, अगर रशिया सपोर्ट करता है तो चाइनीज सपोर्ट भी यमन में जाती होगी, जिस वजह से वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। अब मामला यह हुआ है कि जब बाइडेन आ गए तो उन्होंने ट्रंप की बहुत सी पॉलिसीज को रिवर्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम ये नहीं मानते। अब उन पॉलिसीज में चंद पॉलिसीज ऐसी हैं जो बज़ाहिरन सऊदी अरब के हक में नहीं है। मिसाल के तौर पे बाइडेन ने कहा है कि हम वेपन्स जो ट्रंप ने वादा किया था बेचने का, हम वो वेपन्स सऊदी अरब को नहीं बेचेंगे। दूसरा, बाइडेन ने कहा कि जो खशोगी केस था, जर्नलिस्ट खशोगी का केस जो बिन सलमान के ऊपर एतराज उठ रहा था, वो केस दोबारा सुना जाएगा और इंटरनेशनल कोर्ट में उठाया जाएगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कह दिया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह भी कह दिया कि हम अब सऊदी अरब के जो हमायती बने हुए थे यमन के खिलाफ, हौसी बागियों के खिलाफ, हम वहां से विड्रॉ करते हैं। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन केएसए को बज़ाहिरन अब हेल्प नहीं करेगी जंग के अंदर अगेंस्ट हौसी बागी। और चौथी चीज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कही वो ये है, और जो कि खबर की जीनत है इस वक्त ट्रेंडिंग है, वो ये है कि बाइडेन ने कहा है कि हम यमन को ब्लैक लिस्ट से निकालेंगे। यूनाइटेड नेशन के कई मेंबर्स ने इसकी हमायत की है और आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि शायद यमन को ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए। अब क्वेश्चन यह पैदा होता है कि एक तरफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो इस्राएली लेफ्टिनेंट जनरल हैं कोहावी, उनके कहने पे कहते हैं कि हम ईरान डील को दोबारा उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको जेसीपीओए का मैंने आपको पूरा एक वीडियो बताया था। तो बाइडेन ने कहा है कि नो, हम जब तक ईरान सही नहीं होगा हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी बाइडेन ने, जो कि बनाने वाला था जेसीपीओ का, उसने इनकार कर दिया कि मैं ईरान न्यूक्लियर डील का हिस्सा अमेरिका नहीं बनेगा। इसका मतलब है इसराइल का इतना प्रेशर है। ऑन दी अदर हैंड बाइडेन जो है वो केएसए के खिलाफ कह रहा है कि हम उसे वेपन नहीं बेचेंगे, हम यमन को ब्लैकलिस्ट से निकालेंगे, हम केएसए के यमन के खिलाफ जंग में अब हिस्सा नहीं बनेंगे, खशोगी गैस उठाएंगे। तो हाउ डज इट मेक सेंस कि इसराइल को कैसे अमेरिका नाराज करेगा? क्योंकि इसराइल और केएसए के दरमियान न्यूयॉर्क सिटी के मुआहदे हैं, रीजनल ब्रिज के मुआहदे हैं जो कि इसराइल से शुरू होना है। तो हाउ डज इट पॉसिबल? नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड पेरिफेरल पैक्ट। मैंने आपको कहा था कि इसराइल ने बनाया हुआ था कि अरब ममालिक के अलावा अजम के ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ रिलेशन और रवाबित बनाने का एक पैक्ट जो है 80s में 1980s में डिसाइड किया गया इसराइल की तरफ से। अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया और उसके तहत इसराइल जो है वो अजमियों के साथ रिलेशन बनाने में लगा रहता है। द पॉइंट इज कि ये पेरिफेरल पैक्ट का एक अंदाज है कि बाइडेन अपनी अपीयरेंस ये दे रहा है कि हम यमन को भी साइड करेंगे, हम सऊदी अरब को वेपन भी नहीं बेचेंगे। लेकिन टेक्निकली वी नीड टू रिमेंबर अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स को इस खलीज फारस में अगर कोई सपोर्ट करता है और उनका हामी और नासिर है तो वो आपका केएसए है। तो केएसए के खिलाफ बाइडेन कैसे जा सकते हैं? इसराइल के मुआहिदे अरब लीग के साथ हैं, इब्राहिम अकॉर्ड की मैंने बात की, कतर के साथ और दीगर ममालिक के साथ। तो किस तरह इसराइल को नाराज कर सकता है अमेरिका? अब यहां पे एक क्रिएट चीज होनी है आने वाले वक्त में, वो ये कि सऊदी अरब ने कहना है कि अमेरिका हमारा साथ नहीं दे रहा तो हमें किस फोर्स की जरूरत है। एंड दे माइट रीच टू पाकिस्तान अगेन, और पाकिस्तान को यह तासुर दिया जाए कि नहीं नहीं हम बड़े न्यूट्रलाइज होकर जाएंगे लेकिन हमें आपकी सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट के लिए आप हमारे साथ रहें, दूर ना हो, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज जस्ट एन अदर चाल ऑफ शतरंज। एंड आई एम टेलिंग यू, ये हाथी के दांत खाने के और हैं अमेरिका के और दिखाने के और। आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होंगी। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।